जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और वीडियो में देने वाली हूँ एक अच्छी सी सूचना। देने वाली नहीं, देने वाला हूँ एक अच्छी सी सूचना, क्योंकि 18 जून 2022 को नीपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आपने भी भरा होगा। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देख लेंगे। पीएचडी फुल टाइम, पीएचडी पार्ट टाइम और साथ ही साथ एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड, इन 3 कोर्सेज के लिए होने हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम 18 जून को। लेकिन आज यानी कि 15 जून को जब कर रहे हैं वीडियो शूट, आज ही के दिन आपको 10 बजे के बाद देना होगा अपना एक मॉक टेस्ट। तो बात करेंगे मॉक टेस्ट की, भी बात करेंगे 18 जून के होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फॉर्मेट की, और संभावित किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है। अपना अनुभव, आपके कमेंट और कुछ जानकारियाँ यहाँ वहाँ से जुटाई हैं, उन सभी को समाप्त करके छोटा सा वीडियो आपके समक्ष मौजूद है। 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा पंखा कम कर देते हैं। आ गए। पंखा आवाज़ करता है तो मेरी आवाज़ कम और पंखे की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी आपको जाना होगा विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्टर पे। उसमें कुछ बातें कही गई हैं, मैं दोनों बातों को हिंदी अंग्रेजी में आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मॉक टेस्ट, जब लास्ट वीडियो बनाया था नीपा का, ठीक है, तो मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताया था कि उसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, और मॉक टेस्ट देना किसको ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट ना देने के नुकसान क्या होंगे ये भी बताया था। और यदि अब तक आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं एंट्रेंस के लिए पढ़ना क्या है आपको। और हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन है और मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन है, इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा। तो कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से या किसी साइबर कैफ़े में जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आने जाने का आपका पैसा और आपका समय दोनों ही बचा लिया, ठीक है। अब आते हैं एंट्रेंस के पैटर्न पे। एंट्रेंस का पैटर्न नॉर्मली MCQ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे आपके सामने। किसी प्रकार कोई लिखित क्वेश्चन आपको नहीं होना है। 90 मिनट या 120 मिनट का क्वेश्चन पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस में क्वालिफाई होना मेरिट में शामिल होना नहीं है, ठीक है। यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। यदि आप उसकी मेरिट तक नहीं पहुंचेंगे तो एंट्रेंस क्वालिफाई होने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये नीपा है। और ये नीपा काम बेशक एजुकेशन पे करवाता है। अब आ गए हैं हम क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन को लेकर। ये नीपा है और नीपा एजुकेशन के कई महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर काम करता है। एजुकेशन उसका बेस है, उसका आधार है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं एजुकेशन से PhD करवाती है ना। लेकिन ये नीपा अलग कैसे है और इतना डिफरेंट और इतना डिफ़िकल्ट क्यों है इसमें एडमिशन लेना, और उससे टफ इसका इतना एंट्रेंस क्यों है, उस सारी बात करेंगे छोटे से इसी आगे के बाद में। पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ से पढ़ेंगे ये आपको तय करना है। ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, PDF पढ़ना है, ऑनलाइन लेक्चर देखना है, या लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है। 2 से 3 दिन का समय है। अपने किसी दोस्त से पूछ पाछ के पढ़ना है तो देख लीजिएगा। पढ़ना क्या है उसको सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद के 2 पॉइंट्स और बताऊँगा। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, मैथोलॉजी, खासकर रिसर्च मैथोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशनल प्लानिंग, एंड साथ में है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब थोड़ा समझ लीजिए, आप जो एजुकेशन लेना या देना चाहते हैं क्या उद्देश्य है उसका। इसके लिए कई थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा आपको और कई प्रकार के सिद्धांतों को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का जो इतिहास रहा है ना, ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समसामयिक काल, इसमें एजुकेशन का क्या क्रम रहा है, किसको कैसी कैसी एजुकेशन देती रही है। आपने कभी पढ़ा होगा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत समझा होगा आपने, उसको लेकर तैयारी करिएगा इस वाले पोर्शन को लेकर। रिसर्च मैथोलॉजी इन एजुकेशन, ये मुझे छूट गया था, ठीक है। रिसर्च की मैथोलॉजी बहुत प्रकार के होते हैं, फॉर्मेंशियल होते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज आपको रिसर्च को देखना है, वो भी एजुकेशन की। और एजुकेशन में भी आपको ऐड करनी है प्लानिंग एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन एंड मैनेजमेंट की एजुकेशन,
ठीक है, प्लानिंग, अडल्ट एंड मैनेजमेंट, 3 शब्द बता रहा हूँ। इन तीनों का अध्ययन करना है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपने कभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला कोर्स सुना होगा, या आपने कभी अडल्ट एजुकेशन के कोर्स के बारे में सुना होगा, या आपने मास्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में कभी सुना होगा, जैसे एमए बोलते हैं, एमए एजुकेशन, इन तीनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों में ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी, समझाई गई होंगी। एक क्वेश्चन इसमें और है, एजुकेशनल प्लानिंग। आप एजुकेशन को लेकर जब कोई नीति, नियम, कानून बनाते हैं, उसकी एक योजना बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं, और सरकार ऐसी अच्छी योजनाओं, ऐसी अच्छी नीतियों को लेकर अपने बजट में भी और अपने बहुत बड़े बड़े परियोजना कार्यों में भी शामिल करती है। तो आपके पास यदि कोई एजुकेशन का मॉडल है और उस एजुकेशन के मॉडल को तैयार करने के क्या प्रारूप होता है, क्या क्षेत्र होता है, क्या उसके डायमेंशन होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्या उसकी वैल्यूज़ होती है, इस प्रकार के सवाल जवाब को भी तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें एक और था, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस। ये सारी बातें प्रोस्पेक्टर में मेंशन है। प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 14 से 16 के बीच में आप लोग देखेंगे, आपको मिल जाएगा, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, कुछ बातें और थी, मैं भूल जाता हूँ ना, क्या करूँ, भूला वाले देश में रहता हूँ। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी तो घबराइएगा मत, पेपर पूरा अटेंड कीजिएगा। एक और बात करते हैं जल्दी से, एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और एक चौथा है फाइनेंस, एजुकेशनल फाइनेंस। वित्त, धन, पैसा, रुपया, मनी, कैश, कई नाम हैं, काम अलग अलग है सबका, लेकिन आपको बात करनी है शिक्षा के दृष्टिकोण से फाइनेंस की। अब पैसे के अभाव के कारण या पैसे की कमी के कारण बहुत सी योजनाएं बीच में रुक जाती हैं, बहुत सी योजनाएं प्रारंभ नहीं हो पाती हैं, और बहुत सी योजनाएं पैसों के कारण एक राज्य में अच्छी और एक राज्य में बहुत बेकार प्रारूप के साथ काम करती हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं का अध्ययन करना है शिक्षा के क्षेत्र में। जो कई आयोग आए हैं, आप सभी जानते हैं ना, कई कमेटियां बनी हैं उसके लिए, है ना, आप सभी जानते हैं एजुकेशन के आप अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको उसको वित्त के साथ जोड़कर समझना है और पढ़ना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको उसमें तैयार रखनी है, जो मैं बता देता हूँ आपको, क्वालिटी एंड लर्निंग। एजुकेशन में कभी आपने मैथोलॉजी पढ़ी हो, समझी हो, खासकर अगर आप प्लानिंग के स्टूडेंट रहे होंगे, प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वहाँ आपने शब्द सुना होगा आपने, लर्निंग एंड क्वालिटी। विथ इन दोनों से आपको क्या मिलता है, आउटकम क्या मिलेगा आपको। यानी कुछ हम काम करते हैं, कोई नीति बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, योजना बनाते हैं, आयोग बनाते हैं, उसको बनाने के बाद कुछ समय के बाद आपको मिलता क्या है, आउटकम क्या होता है, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आईसीटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही होता है। अगर कुछ और होगा तो मुझे बताइएगा। इसको लेकर भी आपसे सवाल जवाब होंगे पेपर के अंदर तक, ठीक है। एक चीज़ और आएगी आपसे, गवर्नेंस, सरकार, सत्ता नहीं बोल रहा मैं, गवर्नेंस बोल रहा हूँ। पावर मीन्स सत्ता, गवर्नेंस मीन्स सरकार। सरकार ने क्या कोई नई योजना, क्या कोई नया सॉफ्टवेयर, नई पॉलिसी, कोई नई प्लानिंग कर रखी है, या कोई प्रशासन के तौर पर कोई और नया आया है। नए से मतलब क्या है, कोई नया पॉलिसी आई, नई नीति आई, नया कानून आया, नया कोई अध्यादेश आया, नया कोई ऑर्डिनेंस आया। क्योंकि अगस्त 20 में आई थी ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शब्द क्या है, पॉलिसी, और नीपा के अंदर भी एक शब्द क्या है, प्लानिंग। सुना आपने, प्लानिंग है ना, एजुकेशनल, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 3 कीवर्ड है नीपा के, एजुकेशनल, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों को यदि आप मिस कर देंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, चाहे आपका फुल टाइम पीएचडी हो या पार्ट टाइम पीएचडी हो या एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड हो, एजुकेशन का कोई भी सवाल इन 3 कीवर्ड्स के बिना नहीं होगा। इसका ध्यान रखिएगा, और आपको इन 3 कीवर्ड्स के आधार पर ही अपनी तैयारी करनी है। और ख़ासकर यदि आप अडल्ट एजुकेशन में अच्छे हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में अच्छे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में अच्छे हैं, सोशल वर्क में अच्छे हैं, आपके स्टैटिक्स अच्छे हैं, और आप एनजीओ मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन क्या बोलते हैं भूल गया, हाँ, मानवाधिकार जिसे बोलते हैं, मानव संसाधन एक होता है, एक होता है पारिस्थितिकी। इन सब चीज़ों में यदि अच्छे हैं, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, तो आप ये पेपर को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और कुछ पुराना एक वीडियो का मैं लिंक ज़रूर दूंगा, जो लास्ट ईयर नीपा का फॉर्म आया था,
उसको लेकर भी एक वीडियो बनाया था। कुछ अपडेटेड के साथ तो नहीं है, पुराना है, आज वाले में कुछ अपडेटेड था, तो मुझे बताइएगा। दोनों तीनों वीडियो को सुनकर, और एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, मॉक टेस्ट को ज़रूर दे दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपने बीएड में कभी आगम सुना हो, है ना, क्या होता है, अधिगम होता है ना, अधिगम होता है, अर्जन होता है, आगम होता है, इन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिएगा मोटा मोटा। और दूसरा आपको क्या और देखना है, आपके शोध के क्षेत्र का चयन करने के लिए आपको किस किस प्रकार के टूल्स का, किस प्रकार की तकनीक का यूज़ करना पड़ता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। एक और चीज़, अवलोकन होता है ना, एनालिसिस करते हैं हम चीज़ों का, आप डेटा का अवलोकन कैसे करते हैं, किसी विद्यार्थी का अवलोकन कैसे करते हैं, किसी परीक्षा का अवलोकन कैसे करते हैं, किसी पॉलिसी का अवलोकन कैसे करते हैं, किसी नीति पॉलिसी अलग अलग है क्या, नीति और पॉलिसी डिफरेंट, दोनों डिफरेंट, ठीक है। इन सब का अवलोकन कैसे करते हैं, अवलोकन करने के कोई विशेष मापदंड होंगे, कुछ विशेष तकनीक होगी, कोई विशेष प्रारूप होगा, और एक अवलोकन एक जगह से दूसरी जगह लागू होगा कि नहीं होगा, ये भी बताएंगे मुझे आप। क्योंकि शहरी क्षेत्र में कोई योजना है और उसके योजनाओं का निष्कर्ष हमको जो मिलता है, वही योजना अगर आप गाँव में लागू करेंगे उसका निष्कर्ष वो नहीं निकलेगा। तो योजना तो एक है, निष्कर्ष अलग अलग क्यों निकलते हैं, इसी यही आता है प्लानिंग के अंतर्गत, आता है ना, पॉलिसी एंड प्लानिंग के अंतर्गत। तो ऐसे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कोई योजना है जो माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए बनाई गई है, राजस्थान में फेल हो गई, उत्तर प्रदेश में पास हो गई, या फिर बिहार में फेल हो गई, कर्नाटका में फेल हो गई, तो योजना तो सेम है, योजना तो सेम बनाई राज्य सरकारों ने, लेकिन एक राज्य में अच्छी और दूसरे राज्यों में बेकार रिजल्ट क्यों दे रही है। तो क्या फेल हुआ, योजना गलत थी, प्लानिंग गलत थी, एडमिनिस्ट्रेशन गलत था, या मैनेजमेंट गलत था, या फाइनेंशियल दिक्कत थी। तो इस प्रकार के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और हाइपोथेटिकल सिचुएशन संबंधित भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यानी कि 15 जून 2022 को मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे। और यदि आप पहली बार दे रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपको मॉक टेस्ट देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, फ़ोन से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मेरे लिए आपके पास कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो उसका है स्वागत। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि किसी और विश्वविद्यालय का या किस विश्वविद्यालय की जानकारी चाहते हैं और किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा, जैसे आपको मेरे वीडियोस का इंतज़ार रहता है। जय हिंद, सलाम। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रवेश परीक्षा के लिए और मॉक टेस्ट के लिए।